आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम क्लास 12th का जो राजनीतिक विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का मेन बोर्ड का 2024 का पेपर है, इसी को डिस्कस कर रहे हैं। और ये पेपर आप सभी की जो तैयारी है, उसको बूस्ट करने में, उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस क्लास के अंदर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम तीनों सेट जो आप सभी के आए हैं, उनको डिस्कस करेंगे। पहला सेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये दूसरा सेट है और फिर ये अब तीसरा सेट है। लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेट 1 लिखा है, इस वाले में भी सेट 1 लिखा है और इसमें सेट 2 लिखा है। ये थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, लेकिन ये तीनों के तीनों वो सेट हैं जो लास्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। चलिए एक-एक करके क्वेश्चन की जाँच करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है, आप क्योंकि पहली बार हो सकता है पेपर देख रहे हो बोर्ड का, तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो आपको पेपर जब आपके सामने आएगा, तो 15 मिनट आप सभी को पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। 15 मिनट आप सभी को आपकी आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज है, उसको फिल करने के लिए दिया जाएगा। सो केयरफुली आपको ये काम करना है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जो 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए दिए जाएँगे, उसमें ऐसी कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाएँ, जिससे पेपर में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले ये तो नॉर्मल सी बात है, सबको पता है 3 घंटे का पेपर है और 80 मार्क्स का आएगा। पेपर का सेट कोई-सा भी आपके पास आ सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी किस्मत के ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से जाँच लें, कृपया जाँच लें कि इस प्रश्न पत्र में यानी जो पेपर आया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? यानी जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला उसमें टोटल पेज कितने हैं जो प्रिंटेड है, तो ये आपको देख लेना है यहाँ पर। लास्ट पेज आप पलट के उसी समय देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये भी जाँच कर लें इसी प्रकार प्रश्न पत्र में देखो प्रिंट वाले मुद्रित मतलब प्रिंट कितने पेज हैं और टोटल पेज कितने हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर के पेज फटे भी होते हैं। तो हम ऐसा कंसीडर ना कर लें यार इतना ही पेपर आया मेरा तो। इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि पेपर आपकी 2 भाषाओं में आएगा। इसमें से जो आप जब अपनी बुक को यानी जो क्वेश्चन बुक है उसको ओपन करोगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ आपके हिंदी में और राइट हैंड की तरफ आपके इंग्लिश में लिखा होगा और कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है तो उसको दोनों भाषाओं में आप उसको जरूर पढ़ें। अगली चीज कृपया प्रश्न पत्र पर उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। अब ये चीज मैं कहता हूँ बार बार बच्चों को, ये देखो आप लोगों के लिए अलग से बोर्ड लेकर आए। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या लिखेंगे प्रश्न नंबर 5 और लिखना शुरू। कई बच्चे ऐसा करते हैं 5 नंबर डाला, लिखना शुरू, ऐसे नहीं करना। आपने जैसे प्रश्न नंबर 5 कर रहे हो तो आपने प्रश्न नंबर 5 देखा, लिखा और यहाँ पर उत्तर लिखकर फिर करना शुरू करें। अच्छा अगर ऑप्शन वाला है क्वेश्चन जैसे भी आपको मैं बताऊँगा, तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आया है, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। आपका जो आंसर जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। आपको केवल ए ही नहीं लिखना, आपको केवल डी ही नहीं लिखना, उसके आगे भी क्या लिखा है आपको वो भी लिखना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 15 मिनट आपको प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाएगा और इसके बाद में 10 बजकर 15 मिनट के बाद में मतलब पेपर जो होगा आपको 15 मिनट के लिए जो पढ़ने के लिए मिलेगा, वो 10 बजकर 15 मिनट पहले आपको बुकलेट भरने के लिए मिलेगा 15 मिनट, 10 बजे से आपका 10 बजकर 15 मिनट तक आपको किस चीज़ का समय मिलेगा? आंसर शीट को भरने का। इसके बाद 15 मिनट से 30 मिनट के बीच में ये 15 मिनट जो होंगे आपके, उस बीच में आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। पेपर सील होकर आता है, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? तो 30 क्वेश्चंस आएँगे आपके पेपर में। ये इसके अकॉर्डिंग और इसमें कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इस 30 प्रश्नों को 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जैसे खंड क, ख, ग, घ और ड़। जो क है, उसके अंदर एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर है, यानी वो 1-1 नंबर के। जो आपका खा ऑप्शन मतलब खा खंड है, वो 13 से लेकर 18 तक है, वो 2-2 अंक के हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए आपके 6, 6 तिया 18 और यहाँ पर 1 नंबर के कितने क्वेश्चन थे 12, तो यहाँ पर 12। यानी अगर हम यहीं देखें 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन मिलाकर यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके वो 30 मार्क्स के हो चुके हैं। अब आते हैं ग सेक्शन पे जो कि आपके 19 से 23 तक है, यानी 4 क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर के हैं, तो ये कितने आ जाएँगे आपके 4 चौक 16। ऐसे ही आपके जो घ खंड है, उसमें आपके कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। तो वो कितने अंक के हैं? ये आप सभी के किसके अनुसार हैं? ये कार्टून के अनुसार, मानचित्र के अनुसार कुछ इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं। अच्छा तो ये मानचित्र वाले इसको छोड़ दो और इसके बाद में 27 से 30 तक यानी 4 क्वेश्चन ये भी हो गए 6 नंबर के, तो 6 चौक 24। अगर नंबर आप देखोगे 24 यहाँ और 16 यहाँ, तो ये भी आपके 30 बन गए और 30 यहाँ पर बन रहे थे। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे रहेंगे वो भी आपके मैप हो गए,
कार्टून हो गए या और भी जो क्वेश्चन होंगे वो भी इसी के अकॉर्डिंग 30 नहीं है 40 बन गए। तो 10 मार्क्स के आपके कार्टून, मैप और जो आपके पैराग्राफ वगैरह जो भी आते हैं वो रहेंगे। ये पूरा का पूरा होगा और क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ ये भी ज़रूर जाँच लें कि क्वेश्चन जो है कहीं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए तो नहीं है वो। और ये सेम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर आप लोगों के लिए इस वाले खंड में भी दिखी हुई है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, याद रखना है। अच्छा एक चीज़ इसमें अच्छा दिया गया है, किसी-किसी में हो सकता है, किसी-किसी में ना हो, कि आपको जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं तो कितने शब्दों में लिखने हैं। अच्छा क्या हम इतने ही शब्दों में लिखें? इसका उत्तर है तो इसका आपको शब्द सीमा इसलिए दी जाती है ताकि आप किसी एक क्वेश्चन में ओवर राइटिंग ना करो। डोंट वेस्ट टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन। आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा अपना समय स्पेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसीलिए आप इन शब्दों का ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि इतना मैंने लिख दिया है किसी क्वेश्चन में, तो आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतना लिखना ही लिखना है। बट डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर। सो ये आप पेपर देखोगे, देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये एक अलग है और यहाँ पहला क्वेश्चन देखोगे आप, ये आपको अलग दिख रहा है। और अगर आप जब तीसरा सेट देखोगे अपना, तो इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा-सा डिफरेंट दिखेगा। ये देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें असेशन एंड रीज़न का है, यानी कथन एंड निष्कर्ष का है और यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे पहला तो ये कुछ और है और यहाँ क्वेश्चन देखोगे पहला तो कुछ और है। सो यही चीज़ शो करता है कि पेपर में आप लोगों को नकल करने से भी बचनी है। ऐसा नहीं करना यार 5 मार्क का उत्तर नहीं आ रहा, अपने दोस्त से पूछ लो। पता लगा उसका कोई और सेट है और आपका कोई और सेट है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आप सेम सेट वाले से अगर आपका डिस्कशन चल रहा है, तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज़ कोशिश यही करनी है कि खुद ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे किया किया गया है, इसमें आशियान शैली मेल-मिलाप का एक कैसा तरीका है? तो यहाँ पर हमने क्या बताया है कि भई ये टकरावपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भड़काऊ भी नहीं है, औपचारिक या सहयोगात्मक कैसा है? तो ये सहयोगात्मक है, ये आपको याद रखना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें कालक्रम का मतलब है जो सबसे पहले घटना घटी है। बर्लिन की दीवार कब गिरी है? तो बोलोगे 1989 में। की क्रांति कब हुई? 1917 में हुई है। अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ का आक्रमण कब हुआ है? अब यहाँ पर तो 1979 में या फिर हस्तक्षेप कह सकते हो आक्रमण। अब कई बच्चे बोलेंगे तजाकिस्तान में गृह युद्ध कब हुआ? ये तो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सबसे लास्ट में हुआ है। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है सबसे पुरानी घटना इसमें कौन-सी है? रूस की क्रांति। यानी दूसरा ऑप्शन वाला अगर आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलता है। तो यू विल डेफिनिटली टिक इट। अगले वाले पे चल रहे हैं। असेशन रीज़न। ये क्वेश्चन अधिकतर बच्चों का गलत जाता है और बच्चों को दिक्कत आती है। ध्यान से समझना है, क्यों नहीं समझ में आएगा? समझ में आएगा। अब इसमें क्या कहता है, इसमें आपके सामने देखो क्वेश्चन में कह रहा है, प्रश्न 1 के लिए 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन ये है और दूसरा इसका कारण है। अब हमको ये देखना है, ये जो पहली लाइन लिखी होती है, ये इस लाइन से जुड़ी हुई ही लाइन है कि नहीं? यानी ये जो लाइन लिखी है वो इसकी वजह से ही है कि नहीं? आपको ये देखना है। अगर है तो हाँ, नहीं है तो ना। सिंपल सी बात है। आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और उसका रीज़न जो दिया गया है आर में, वो अच्छे से देखना है। तो कहता है गठबंधन में कोई देश शामिल होता है जो सैन्य हमले को रोकने अथवा उसे रक्षा करने के लिए आपका क्या करता है? रखने के लिए संवेद कदम उठाता है। यानी कहता है कि अगर हमने कोई गठबंधन बना रखा है, गठबंधन का मतलब है जैसे अमेरिका ने नाटो बना रखा था, सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बना रखा था। गठबंधन का मतलब है सैनिक ग्रुप। तो वो क्या करेगा? यदि कोई देश से क्या है गठबंधन में कोई देश शामिल है और वह सैनिक हमले को रोकने अथवा उससे रक्षा करने के लिए संवित कदम उठाता नहीं, उससे उचित कदम उठाता है। दूसरा रीज़न देखो इसका रीज़न क्या दिया गया है? किसी अन्य देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी प्रभावी शक्ति को बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाते हैं। तो ये भी बात ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों ही इसकी बात क्या है? कथन और रीज़न ठीक है। हम किसी गठबंधन में क्यों शामिल होते हैं? ताकि हमारी सुरक्षा बढ़ सके, हमारी ताकत बढ़ सके। और हमने आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर बना सकें। तो ये क्वेश्चन मुश्किल था वैसे तो, आप लोगों को जनरली बताऊँ। तो लेकिन फिर भी आपने कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक-एक करके हम ऐसे तीनों सेट के क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा आसियान देश का संस्थापक देश नहीं है? देखो मैं बार-बार कहता हूँ, आसियान देशों से या तो मैप में क्वेश्चन आता है या फिर आपका एमसीक्यू में आता है। अब संस्थापक का 5 देश थे, इसमें म्यांमार नहीं था, नहीं पूछा गया है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका सेकंड। अगला आपसे क्वेश्चन इस वाले में क्या पूछा गया है? रूस के 2 ऐसे गणराज्य जहाँ पर हिंसक या अलगाववादी आंदोलन होते रहे, ठीक है? तो यहाँ पर चेचन्या, अज़रबैजान, चेचन्या, दागिस्तान, क्रोएशिया, उज़्बेकिस्तान और तो इसका उत्तर क्या है आपका सी उत्तर है, ठीक है? ये वैसे पिछली बार प्री बोर्ड में बच्चों के भी आया था और मेन बोर्ड में भी आ गया, दोनों जगह क्वेश्चन आ गया।
नेक्स्ट तरफ क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के लिए नया खतरा नहीं है? नहीं है, नया खतरा स्रोत नहीं है, मतलब नया नहीं है तो पुराना होगा। ठीक है भाई? तो ड्रोन का प्रयोग तो आधुनिक समय में हो रहा है, तो ये खतरा है आधुनिक समय में, नहीं वाला पूछा है। वायुयानों का अपहरण यानी वायुयान कब बने? जब आधुनिक समय आया तभी तो बने। आतंकवाद शुरू से होता था कि नहीं होता था? तो यहाँ पर खतरा नहीं है, पूछा गया तो युद्ध आ जाएगा। नए खतरे का स्रोत नहीं है। नए खतरों में आपका आतंकवाद, ड्रोन का उपयोग और वायुयान का अपहरण, ये भी सारे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? सीधी सी बात है, बच्चा बच्चा भी बता देगा इसका उत्तर, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शक्ति संतुलन में देश निम्नलिखित में से देशों को किसकी अपेक्षा होती है? देखो, शक्ति संतुलन का मतलब सिंपल सा होता है कि हम पावर को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को अपने विरोधियों के समान ताकतवर बना रहे हैं। तो विशेष प्रकार के हथियारों के त्यागने की अपेक्षा होती है? नहीं। हथियार से प्राप्त और विकसित प्रक्रियाओं का नियमन करने की? नहीं। सैनिक हमले की रक्षा करने के लिए अपनी कार्रवाई का सहयोग बनाने के लिए अन्य देशों के साथ अनुकूल संतुलन बनाने की? तो हम कह सकते हैं अपने आप को दूसरों के समान ताकतवर बना लेना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं? अगला क्वेश्चन कहता है, पाकिस्तान में निम्नलिखित शासकों के उसके शासनकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ जो है सबसे लास्ट में है। लास्ट का मतलब सबसे आखिरी में आएंगे इनमें, इन सभी में। थर्ड नंबर वाला सबसे लास्ट में, किस में आप ऐसे ही देख लो, ऐसे ही आप एलिमिनेट कर दोगे। एक ही ऑप्शन मिला जिसमें थर्ड नंबर वाला लास्ट, ये ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी बच्चों को। ऐसे आप ऑप्शन को फंस के ना, बल्कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता ही है, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो पेपर में देखो, यहाँ पर इस वाले सेट में तीसरे नंबर पे क्वेश्चन है और इस वाले सेट में ये चौथे नंबर पे क्वेश्चन है। तो ऐसा मत सोचना कि सेम क्वेश्चन आपको सेम जगह पर मिलेंगे। कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा के लिए नए खतरा का स्रोत नहीं है? ये आ गया, आगे ना। तो पेपर में कई बार पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। अब कह रहा है प्रश्न नंबर 6 के लिए 2 कथन दिए गए। अब ये वाला कथन आ गया, कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, इसलिए मैं बार-बार ये आपको कहना चाहूँगा कि पेपर में आप क्या नहीं करना, अपना दिमाग फालतू का मत लगाना नकल में या दोस्तों से पूछने के चक्कर में। क्योंकि आप फँस जाओगे, आपको नहीं पता होगा लेकिन उसका क्वेश्चन अलग है और आपका क्वेश्चन अलग है। अगला, 1950 के दशक के दौरान भारत और अमेरिका के संबंध में काफ़ी जो है असहजता थी, यानी अच्छे संबंध नहीं थे, 1950 के टाइम पे। अब रीज़न क्या था? इसका रीज़न, पहला रीज़न दिया गया है, ऑप्शन बताना है, क्योंकि भारत ने सोवियत संघ के साथ संबंधों में सहभागिता बढ़ा रखी थी, हो सकता है रीज़न, बाकी आगे भी पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण कर दिया, इससे भारत और अमेरिका की क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हंगरी पे आक्रमण कर दे, अफ़गानिस्तान पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। भारत नाटो का सदस्य नहीं था, भारत भी नाटो का सदस्य नहीं था। ये भी याद रखना, आज भी नहीं है। भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की संस्थापक सदस्य था। तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे इसलिए नहीं थे क्योंकि भारत जो है वो किसकी तरफ अपनी सहयोगिता बढ़ा रहा था, सोवियत संघ के साथ। इसीलिए, क्योंकि आपको पता है शीत युद्ध के काल में, शीत युद्ध का काल 1947 से लेकर लगभग 1991 तक था। 1950 का टाइम ही तो था, ये 1950 का तो टाइम था। और इस टाइम पे क्या हो रहा था? भारत अपनी सहयोगी ताकत जो है वो किसके साथ, सोवियत संघ के साथ बढ़ा रहा था। इसीलिए अमेरिका को ये चीज़ पसंद नहीं आई थी और हमारे संबंध अच्छे नहीं हुए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य नहीं है? ये ध्यान से पढ़ना है। कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, तो ये था, हमें नहीं पूछा गया, ये था। अगला, तीव्र गति से विकास करना, ये भी था। भारत एक परमाणु शक्ति बनाना, ये नहीं था, नहीं वाला ही पूछा है, तो यही उत्तर होगा। भारत की क्षेत्रीय अखंडता थी, ये भी थी। ये वाला आंसर नहीं वाला पूछा गया है, ये आंसर है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में है कि लाल बहादुर शास्त्री के संबंध निम्नलिखित कथनों पर में से गलत कथन की पहचान करना है। लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में हमको जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको पहचाननी है। तो लाल बहादुर शास्त्री, पहली बात तो 1946 में, 66 तक उन्होंने कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में कार्य किया, बिल्कुल भी नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे और जनवरी 1900 क्या कहते हैं 66 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला कहता है वह 3 वर्ष तक
अल्पकाल के लिए मंत्रिमंडल सदस्य रहे। आगे बढ़ते हैं। एक रेलवे घुटने के दायित्व लेते हुए उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, ये भी सही बात है। अगला जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये भी सही बात है और 3 वर्ष के संघीय पहला उत्तर गलत है, हमसे गलत ही पूछा गया। तो ये ध्यान रखना है, पेपर में आपके साथ बहुत बार यही चीज़ पूछी जा रही है। बच्चे गलती कर देते हैं। देखो, ये इसीलिए इस चीज़ को हाइलाइट भी करता है हर क्वेश्चनों में। यहाँ देखो, बाकी सबको देखोगे और इसको देखोगे डार्क है। अगले वाले में पिछले वाले में भी नहीं पूछा तो ये डार्क है, बाकी सबकी तुलना में। तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ध्यान देना। अगला कह रहा है, भारत का जो चौथा आम चुनाव है, ये पूर्व निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या आई? मानसून की असफलता थी? हाँ, थी। खाद्यान्न संकट था। अधिक वर्षा? अरे नहीं, वर्षा तो कम हुई थी। विदेशी मुद्रा में कमी? हाँ, तो ये बात हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है? थर्ड ऑप्शन नहीं है। जहाँ-जहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है उसको काट दो। थर्ड ऑप्शन इसमें आ रहा है काट दो। थर्ड ऑप्शन इसमें आ रहा है काट दो। अभी 2 ऑप्शन फँस गए। इसमें पहला और दूसरा और इसमें पहला, दूसरा और चौथा। बोलोगे पहला, दूसरा और ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन। कहता है क्वेश्चन में कि भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के आधार पर बताइए। कार्यकाल का मतलब पहले कौन, दूसरे कौन, तीसरे कौन? ठीक है भाई? तो सर पहले आपके अ, वीपी सिंह है, फिर आपका पीवी नरसिम्हा राव है,